इन द कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 9 आज हम ले रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम इट्स पाथ व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम। जब भी लाइट रेडिएशन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो अपना पाथ चेंज कर लेती है। ऐसा नहीं है कि 100% लाइट सिर्फ रिफ्रैक्ट होगी, ये भी ज़रूरी नहीं है कि 100% लाइट रिफ्लेक्ट होगी। ये प्रोसेसेस अलग अलग सरफेस में पार्शियली होते हैं। कुछ पोर्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पोर्शन ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होता है और कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है। तो यहाँ मैंने दोनों ही शो कर दिए हैं। हालांकि इस वक्त रिफ्लेक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टॉपिक रिफ्रैक्शन है, हम सिर्फ रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। यानी ये जो सरफेस आपके सामने दिख रहा है दिस इज़ द ग्लास स्लैब, और ग्लास स्लैब के अक्रॉस जब लाइट रेडिएशन पास करती हैं तो वो अपना पाथ नॉर्मल से शिफ्ट कर लेती हैं। कहाँ से कहाँ की तरफ बेंडिंग होती है? जब आप रेयरर से डेंसर की तरफ जाते हो या डेंसर से रेयरर की तरफ जाते हो तो लाइट रेडिएशन दोनों ही केसेस में अपना पाथ चेंज करती है। तो बात कर लेते हैं पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला तो लॉ कॉमन है जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में सेम ही होता है, दैट इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। राइट नाउ रिफ्लेक्टेड की जगह क्या आ जाएगा? रिफ्रैक्टेड रे, वो सभी सेम प्लेन में लाई करेंगे। देन द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी कांस्टेंट। तो ये मैं दिखा देती हूँ। सो दिस इज द केस दैट साइन ऑफ एंगल ऑफ, मैं लिखती हूँ इसको, साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये किसने दिया था लॉ? स्नेल्स लॉ कहलाता है। ये बेसिक आपने 10th में पढ़ा है, उसी को हम रिकैप कर रहे हैं शॉर्टली। और अगर हम ये म्यू 1 to 2 क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है व्हेन द लाइट रे गोइंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू द सेकंड मीडियम, और वी आर फाइंडिंग आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। तो ये रिप्रेजेंट किया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। सो यू कैन ऑल्सो से दैट द लाइट वॉज गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 to the medium 2. So we can also represent 1 to 2 को velocity of the light in one medium to the velocity in the second medium। तो ये अगर पहले मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जा रहे हैं तो हम कह सकते हैं अगर ये रेयरर से डेंसर होता और ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल है आपका। लाइट रेडिएशन जो थी इंसिडेंट लाइट, वो जब दूसरे मीडियम डेंसर में एंटर करती है तो वो अपना पाथ टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट कर लेगी। सेम ऐसे ही अगर लाइट रेडिएशन डेंसर टू रेयरर जा रही है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। तो डेंसर टू रेयरर में अवे जा रही है और रेयरर टू डेंसर में वो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो रही है। दिस इज़ योर नॉर्मल। सो ये केसेस होते हैं कि कब, और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। तो स्पीड वैल्यू जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कौन कौन से फैक्टर्स चेंज होते हैं? उसमें फैक्टर्स आ जाता है आपका वेवलेंथ आ जाता है, इंटेंसिटी आती है, स्पीड आती है, लेकिन जो नहीं बदलता वो क्या है? फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी विल रिमेन सेम व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू दी अनदर मीडियम, विच वॉट विल चेंज? द स्पीड विल चेंज एंड बिकॉज ऑफ द स्पीड यू कैन से वेवलेंथ विल चेंज। सो आप कि हर एक कलर के लिए, हर एक डिफरेंट वेवलेंथ के लिए, कलर जो है वो वेवलेंथ रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ है तो ईच वेवलेंथ विल हैव डिफरेंट कलर। तो ईच कलर विल बी हैविंग अ डिफरेंट स्पीड व्हेन एंटरिंग द डिफरेंट मीडियम। एंड ऑल्सो वी नो कि फ्रिक्वेंसी जो होती है, जो रिलेशनशिप आपका वेलोसिटी का होता है, तो v इज इक्वल टू न्यू, दैट इज़ फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्डा। लैम्डा इज़ द वेवलेंथ। तो हम कह रहे हैं फ्रिक्वेंसी जब पहले मीडियम में, फर्स्ट मीडियम में थे, यहाँ फर्स्ट मीडियम में थे तो सपोज वेलोसिटी v1 थी, सेकंड मीडियम में पहुँचे सपोज वेलोसिटी हो गई v2। तो जब आप फर्स्ट मीडियम में थे तो उस वक्त आपकी फ्रिक्वेंसी तो बदलेगी नहीं जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाओगे तो, लेकिन वेवलेंथ ज़रूर चेंज हुआ। सो वेलोसिटी 2 क्या हो जाएगा? न्यू इंटू लैम्डा 2। तो आप यहाँ पर एक और रिलेशनशिप इसकी जगह पर न्यू लैम्डा 1 एंड न्यू लैम्डा 2 लिख सकते हैं, वेयर न्यू एंड न्यू विल कैंसिल out, so you can write the refractive index nu can be also given as lambda 1 by lambda 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 to 2 मीडियम वो भी वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो फ्रिक्वेंसी का कोई इम्फेक्ट नहीं पड़ रहा। तो हम यहाँ पर ये नेचर बोला आपसे कि फैक्टर्स ऑन विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम डिपेंड्स। तो नेचर ऑफ द मीडियम, मीडियम कैसा है, वेवलेंथ लाइट की कैसी है, टेम्परेचर है, और नेचर ऑफ द सराउंडिंग पर भी डिपेंड करेगा। तो सराउंडिंग मीडियम कैसा है, नेचर खुद मीडियम का कैसा है, यहाँ तक कि वेवलेंथ है, टेम्परेचर है, इन सभी फैक्टर्स पे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है।
यहाँ पर दोनों मीडियम्स की बात की गई है। इसका मतलब क्या हुआ, किस मीडियम में लाइट खुद प्रेजेंट थी और किस मीडियम में वो जा रही है। तो सराउंडिंग मीडियम का मतलब है किस मीडियम में वो एंटर करने वाली है, किस मीडियम में नेक्स्ट एंटर करेगी। तो इसलिए दोनों मीडियम यानी V1 एंड V2 दोनों मीडियम मैटर कर रहे हैं, दोनों की वेवलेंथ मैटर कर रही है, टेम्परेचर मैटर कर रहा है। ये फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। चलिए अब लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी देख लेते हैं। और रिवर्सिबिलिटी क्या कहते हैं, सपोज हमने अभी कहा कि एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट रेडिएशन ट्रेवल करती है तो स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन आई बाय साइन आर जो है वो म्यू के बराबर होना चाहिए। सो व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम वी गॉट दिस रिलेशन साइन आई बाय साइन आर। कहाँ से कहाँ जा रहे थे, फर्स्ट से सेकेंड मीडियम की तरफ, या फिर वी हैव रिटन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट वन। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। बट व्हेन इफ वी प्लेस अ मिरर हेयर और मिरर से लाइट रेडिएशन हिट करती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है एंड इट विल रीट्रेस द सेम पाथ से वापस जाती है। लेकिन जब ये वापस आ रही है तब ये वाला एंगल जो है वो इंसिडेंस एंगल बन जाएगा और ये बनेगा आपका रिफ्रैक्शन एंगल। तब हमारा स्नेल्स लॉ हो जाएगा, व्हेन गोइंग फ्रॉम सेकेंड मीडियम टू द फर्स्ट देन यू विल हैव द रिलेशन साइन ऑफ आर बाय साइन ऑफ आई। अगर ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें यानी कि म्यू 1 to 2 इंटू म्यू 2 to 1 करें तो आपके पास इक्वेशन आएगी साइन आई बाय साइन ऑफ आर इंटू साइन ऑफ आर बाय साइन ऑफ आई and they will cancel each other, so you'll get 1, or simply you may write mu 1 to 2 is equal to 1 divided by, take this on this side, so mu 2 to 1। सो ये एक रिलेशनशिप हमारे पास आ गया, यानी कि रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है कि लाइट रेडिएशन अगर आप अपना पाथ रिट्रेस कर रही है 1 से सेकेंड की तरफ जा रहे हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट विल बी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पासिंग फ्रॉम सेकेंड मीडियम टू द फर्स्ट मीडियम। सेम थिंग वी कैन से इफ़ वी विल हैव द लेयर्स ऑफ मीडियम। तो यहाँ मैंने मोर देन 2 मीडियम कंसिडर कर लिए, यानी एयर मीडियम है, वाटर है और ग्लास है। पहले हमने क्या किया, एयर और वाटर या एयर या कोई और दूसरा मीडियम में लाइट रेडिएशन जा रही थी और आधे दूसरी साइड से रिफ्लेक्ट बैक होकर मिरर से वापस आ गए। तो ये बताता है रिवर्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अगर एक से ज़्यादा यानी 2 से ज़्यादा अगर मीडियम हो तो फिर क्या होना चाहिए। तो 1 by 1 मीडियम्स लेते हैं। तो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम, एयर से वाटर है तो फर्स्ट से सेकंड मीडियम की तरफ जाएगी तो आपके पास रिलेशनशिप होगा साइन आई बाय साइन ऑफ आर ऑफ 1 दैट विल बी इक्वल टू फ्रॉम 1 to 2 मीडियम। अब सेकेंड से जब थर्ड की तरफ जाएगी तो आपके पास इक्वेशन हो जाएगी साइन ऑफ आर 1 बाय साइन ऑफ आर ऑफ 2 एंड देन यू आर गोइंग फ्रॉम सेकेंड टू दी थर्ड मीडियम। दिस वॉज द रिलेशनशिप। नाउ जब थर्ड से वापस एयर में निकल रही है तो फिर रिलेशनशिप हो गया आर ऑफ 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आई इंटू इक्वल टू म्यू थर्ड से फर्स्ट मीडियम में जा रही है वापस, ये थर्ड से फर्स्ट में आ गई। यानी कि जब लाइट रेडिएशन यहाँ से यहाँ गई तो ये इंसिडेंस हुआ, ये रिफ्रैक्शन हुआ। जब यहाँ से यहाँ जाएगी तो ये इंसिडेंस होगा R1, तो इंसिडेंस R1 हो गया, R2 आपका रिफ्रैक्शन हो गया। जब बाहर निकल रही होगी तो R2 आपका इंसिडेंस होगा और इमर्जेंट रे वो रिफ्रैक्शन एंगल I हो जाएगा। ये सारे केसेस हैं। अगर हम इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दें 1 to 2 इंटू 2 to 3 इंटू 3 to 1 that will give you 1 because all will cancel each other। ये सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे and you will be left with 1। या फिर आप ये ले सकते हैं if you want to write 2 to 3 refractive index of second medium to the first medium यानी कि going from second to first, then you may write, इन दोनों को हम इसके डिनोमिनेटर में ले जाते हैं 1 to 2 into mu of 3 to 1। take 3 to 1 above, so you will be having mu 1 to 3 by mu 1 to 2 that is equal to mu 2 to 3। so if you want to find out the refractive index of a case जहाँ पर आप किसी सेकेंड से थर्ड मीडियम में जा रहे हैं और उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना चाहते हैं तो दैट विल बी गिवन एज द रेशियो ऑफ द थर्ड मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय द सेकेंड मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जिसके विद रिस्पेक्ट टू निकाल रहे हैं वो आपके अबव में चला जाता है और डिनोमिनेटर में रह जाएगा आपका सेकेंड मीडियम। तो यानी अपर मीडियम विल बी जहाँ से आप जा रहे हो वो डिनोमिनेटर में आएगा। ये रिलेशनशिप को हम वाटर, ग्लास और एयर के लिए अप्लाई करें तो आपके पास रिलेशनशिप क्या आता है वो भी देख लेते हैं हम। हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर मैं यही चीज़ वाटर टू ग्लास लिख दूं क्योंकि वाटर से हम ग्लास की तरफ जा रहे थे तो दिस कैन बी गिवन एज म्यू ऑफ ग्लास बाय म्यू ऑफ वाटर। म्यू ऑफ ग्लास का अगर स्टैंडर्ड रिलेशन हम देखें तो म्यू ऑफ ग्लास होता है 3/2 और म्यू ऑफ वाटर होता है 4/3। सो वी कैन राइट दिस एज 9/8।
सो ये रिलेशनशिप वाटर टू ग्लास में जाने के लिए आपके पास ये रिलेशन आ जाता है. Let us now talk about the refraction through a rectangular glass slab. Let us understand the diagram first. तो डायग्राम में हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया और एक इंसिडेंट लाइट फॉल कराई है ग्लास सरफेस के ऊपर. ग्लास सरफेस यानी कि ग्लास स्लैब, उसकी थिकनेस है T और ये इंसिडेंस एंगल बन रहा है. तो जब लाइट रेडिएशन एयर से आपके ग्लास के अंदर एंटर करेगी तो इट विल रिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी. दैट मीन्स ये बनेगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. और जो रिमेनिंग एंगल बच गया उसे हम कह रहे हैं I माइनस आर. यानी ये पूरा एंगल होना तो चाहिए था I, लेकिन I एंगल में से R एंगल जो है वो रिफ्रैक्ट यानी बेंडिंग हो गई लाइट के अंदर. जो रिमेनिंग एंगल वर्चुअल एंगल जो होना चाहिए था यहाँ पर, अब वो कितना रह गया, I माइनस आर रह गया है. तो ये लाइट रेडिएशन स्ट्रेट जानी चाहिए थी. लेट अस से कि इस लाइट रेडिएशन पे हमने एक नॉर्मल डाला फ्रॉम द नेक्स्ट सरफेस से नॉर्मल डाला, और वो भी उस पॉइंट से जहाँ पर ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे हिट करेगी. ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे सेकेंड सरफेस से इमर्ज आउट करेगी, बाहर निकलेगी वापस, और ये दोनों इमर्जिंग रे और जो एक्चुअल इंसिडेंट रे होनी चाहिए थी वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल मूव करती हैं. जब ये पैरेलल मूव करें तो हमें इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होता है और यही डिस्टेंस कहलाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट. तो हम इसमें इस डेरिवेशन में हम दो चीज़ें प्रूव करेंगे. एक तो हम ये प्रूव करेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर है. लेट अस से वो I डैश है, तो I जो है वो I डैश के इक्वल है. और दूसरा हम ये प्रूव कर देंगे कि जो डिस्टेंस D है उसका एक्सप्रेशन कितना आ रहा है और ये D मैक्सिमम कब होता है. तो एंगल डायग्राम मैंने आपको समझाया था. हमें से इसमें हमें चूज़ करने हैं दो डिफरेंट ट्राइंगल्स जिसमें हम वैल्यू साइन I की साइन R के इक्वल प्रूव करते हैं. पहले तो हम पहले इंसिडेंट रे लेकर जा रहे हैं एयर से ग्लास में. तो जब हम म्यू लेके जा रहे हैं from air to glass, then you can write sin I by sin of R. लेकिन जब आप लेके जा रहे हैं from glass to air out, जब ग्लास से बाहर निकलेंगे तो आपका जो R है वो इंसिडेंट एंगल बन जाता है एंड इमर्जेंट एंगल हो गया I डैश. सो फ्रॉम ग्लास टू एयर इट विल बी साइन ऑफ R बाय साइन ऑफ I ऑफ डैश. सो लेट अस इक्वेट दैम, बट वी ऑल्सो नो दैट म्यू एयर टू ग्लास जो है वो 1 बाय म्यू ऑफ ग्लास टू एयर के इक्वल होता है. ये हमने अभी डेरिवेशन निकाला था तो इसी रिलेशन से हमने लिखा. लेकिन जब हम यहाँ पे ग्लास टू एयर की वैल्यू पुट करेंगे सो दैट विल बिकम, इन दोनों इक्वेशन में हमने दोनों की ये दोनों वैल्यूज पुट किए हैं, तो फिर यू आर लेफ्ट विद साइन I बाय साइन ऑफ R इज इक्वल टू साइन ऑफ I डैश बाय साइन ऑफ R. So this 2 will cancel out and this is possible only if angle I is equal to angle I dash. So hence we have proved that angle incidence जो है वो angle of emergence के equal होता है. तो पहला पार्ट तो प्रूव हो गया. सेकेंड पार्ट में हमें निकालनी है अब रिलेशनशिप D के लिए, यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन निकालना है. We may define lateral shift as the perpendicular distance between the direction of incident ray and emergent ray. यानी ये तो थी डायरेक्शन इंसिडेंट रे की और ये हो गई इमर्जेंट रे की. इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो आपका कहलाएगा लेटरल शिफ्ट, यानी हमें निकालनी है D की वैल्यू. सो सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं C, B एंड L. यानी कौन सा ट्राइंगल है ये, दिस इज़ दिस ट्राइंगल. ये वाला ट्राइंगल हमने लिया है, ये होल ट्राइंगल लेंगे. इस ट्राइंगल के अंदर आप निकालेंगे साइन I बाय R. तो हम निकालना चाहते हैं साइन I माइनस R निकालना चाहते हैं. और ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल C, B एंड L. इन दिस ट्राइंगल वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन I बाय R, साइन I माइनस R, एंड दैट विल बी, अगर क्वेश्चन में देखें तो दैट विल बी परपेंडिकुलर विच इज़ योर CL, और जिसको हम बोल रहे हैं D, तो हम D लिख देते हैं अपॉन हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज कितना है, BC है आपका हाइपोटेन्यूज, तो इसे हम BC कह देते हैं. सो दिस इज योर हाइपोटेन्यूज एंड नाउ हाइपोटेन्यूज को हम इधर ले जाएं तो D की वैल्यू आती है. दिस इम्प्लाइज D इज इक्वल टू BC साइन ऑफ I माइनस R. नाउ हमें ये BC चाहिए. सो BC के लिए हम एक और ट्राइंगल लेंगे. इसी के अंदर दूसरा ट्राइंगल हम ले लेते हैं दिस वन, दिस ट्राइंगल. सो ये ट्राइंगल अब हम ले रहे हैं और इस ट्राइंगल के अंदर आप BC की वैल्यू के लिए करेंगे. लेकिन हमें जो पता है वो क्या है, वो थिकनेस है. तो हम cos थीटा निकालते हैं, यानी हम cos R की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर. एंड cos R विल बी योर
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस कितना है हमारे पास, टी थिकनेस, एंड हाइपोटेन्यूज हो जाता है बी सी अगेन। सो हम लिख सकते हैं टी बाय बी सी। सो यहाँ से बी सी की वैल्यू आ जाती है और वो बी सी की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो यानी हमारा बी सी आ गया था, बी सी इज इक्वल टू टी बाय कॉस ऑफ आर। सो देयरफॉर जो डी का वैल्यू है वो हो जाएगा टी बाय कॉस ऑफ आर, एंड दिस इज साइन ऑफ आई माइनस आर। नाउ यू कैन चेंज, वैसे तो एक्सप्रेशन यहीं ख़त्म हो जाता है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में सिर्फ इतना यूज़ होता है और ये काफ़ी है हमारे लिए। लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहें, यानी कि हम सिर्फ इन आई की इंसिडेंट रे की टर्म्स में, इंसिडेंट एंगल की टर्म्स में ले आते हैं इस पूरी एक्सप्रेशन को, उसका भी बेनिफिट है। उससे हमें ये पता चल जाएगा किस एंगल पे, किस इंसिडेंस एंगल पे आपको लेटरल शिफ्ट जो है वो मैक्सिमम मिलता है। तो मैं कोशिश करती हूँ इसे कन्वर्ट करने की कि आर का डिपेंडेंस खत्म हो जाए, कॉस आर यहाँ पर फैक्टर में ख़त्म हो जाए। तो ये हो जाएगा टी बाय कॉस ऑफ आर, और साइन आई माइनस बी, यानी आई माइनस आर को हम ओपन करते हैं साइन ए माइनस बी फॉर्मूले से। तो ये हो जाएगा साइन आई कॉस ऑफ आर माइनस कॉस ऑफ आई एंड साइन ऑफ आर। ठीक, दिस कॉस आर इनसाइड, तो यहाँ कॉस आर कैंसिल हो जाता है। सो फर्दर एक्सप्रेशन बन जाती है टी बाय साइन ऑफ आई माइनस कॉस आई साइन आर अपॉन कॉस ऑफ आर, क्योंकि हम इस कॉस आर को अंदर ले गए हैं, एक्सप्रेशन के अंदर हमने इसे अंदर प्लेस कर दिया। नाउ वी नो स्नेल्स लॉ का रिलेशनशिप कहता है कि साइन आई जो है, साइन आर, ये रिलेशनशिप था हमारे पास। तो यहाँ से हम साइन आर की वैल्यू निकाल लें, साइन आर इज इक्वल टू साइन ऑफ आई बाय म्यू, क्योंकि हमें आर की डिपेंडेंस हटानी है किसी भी तरह से। जहाँ पर भी एक्सप्रेशन में आर आ रहा था उसे हम हटाना चाहते हैं, तो हम कॉस आर को भी चेंज कर सकते हैं, विच कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा आर है तो साइन स्क्वायर आर हो गया, और यहाँ पर भी आप वैल्यू पुट कर दोगे कि साइन आर तो हमने निकाल ही लिया है, तो यहीं पर हम कॉस आर को भी फिर से चेंज कर देते हैं, दैट कॉस आर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर आई बाय म्यू स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर आर की जगह साइन स्क्वायर आई बाय म्यू स्क्वायर हमने वैल्यू पुट कर दिया है। अब इसे प्लेस करते हैं वापस इक्वेशन में। सो नाउ द सेम एक्सप्रेशन आई वाज कॉपिंग डाउन, और यहाँ पर मुझे साइन आर ये पुट करना है और कॉस आर को दिस वैल्यू प्लेस करना है। तो मेरा इक्वेशन बन जाएगा साइन ऑफ आई, साइन आर की जगह साइन आई आ गया, म्यू आ गया, एंड अंदर बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ आई बाय म्यू स्क्वायर और उसकी पावर हाफ। ये रिलेशनशिप हमारे पास फाइनल आता है। अब यहाँ से आप चाहें तो दोनों तरफ साइन आई आ गया है, वी कैन टेक इट आउट कॉमन, तो आपके पास बचेगा टी साइन ऑफ आई एंड अंदर एक्सप्रेशन 1 माइनस कॉस ऑफ आई बाय म्यू ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर आई बाय म्यू स्क्वायर पावर हाफ। दिस इज़ द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द लेटरल शिफ्ट। अब पर्पस क्या था, देखो यहाँ तक हमें निकालने का पर्पस सिर्फ इतना ही था कि हम ये बताना चाहते हैं कि व्हेन विल डी जो आपके पास आया था, ये डी जो डिस्टेंस है लेटरल शिफ्ट, बी मैक्सिमम। ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम होगा व्हेन योर आई इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। आपका आई जब 90 डिग्री हो जाएगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। आई 90 डिग्री होता है तो इसका मतलब cos 90, दिस होल टर्म विल बिकम 0 एंड ये बचेगा sin 90 इज़ 1, सो यू आर लेफ्ट विद d इज़ इक्वल टू t। तो फिर देयरफॉर उस केस में d आपका t के इक्वल आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम लेटरल शिफ्ट कितनी हो सकती है, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब के इक्वल, उससे ज़्यादा लेटरल शिफ्ट नहीं हो सकता, कि यानी हम ये नहीं कह सकते कि उतनी से ज़्यादा वेरिएशन आपका लेटरल शिफ्ट में आ जाए। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम वैल्यू को निकालने के लिए मुझे डिपेंडेंस ऑफ आर ख़त्म करना पड़ा, क्योंकि अगर मैं यहीं पर आर को पुट करती जब इंसिडेंस एंगल आपका 90 होता है तो फिर उस केस में रिफ्रैक्शन भी नहीं होता है, तो ये वैल्यू जो है नहीं मिलेगी हमें इस केस के अंदर। सो हमने आर फैक्टर को ही हटा दिया वहाँ से, सो दैट कि आर की डिपेंडेंस ख़त्म हो और सिर्फ आई के बेसिस पे हम चेक कर सकें कि कितना एंगल ऑफ या कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा लेटरली। फ्रॉम हेयर वी कैन ऑल्सो कंक्लूड ऑन व्हाट फैक्टर्स द एंगल द लेटरल शिफ्ट डिपेंड्स। तो लेटरल शिफ्ट थिकनेस पे डिपेंड कर रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड कर रही है और म्यू पे डिपेंड कर रही है। एंगल ऑफ थिकनेस बढ़ेगी तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ जाएगा। द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस से भी आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, एंड म्यू अगर आपका बढ़ता है तो भी आपकी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ता है तो फिर भी लेटरल शिफ्ट जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी।
सो वी कैन सिंपली राइट प्रोपोर्शनल है टाइम के थिकनेस के, थिकनेस बढ़ा डी बढ़ा, साइन आई इंसिडेंस बढ़ा डी बढ़ा, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा तो भी लेटरल शिफ्ट बढ़ा। नेक्स्ट देखते हैं हम रियल एंड एपरेंट डेप्थ।